लोक पहल के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य को पिछले पिछले कई महीनों से जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 में भारत कैसा होगा, भारत विकसित होगा और भारत विकास के कौन से मानकों पर पहुंचेगा, इस विषय पर लगातार गहन मंथन और चिंतन कर रहे हैं। लोक पहल का जो मंच है वो वास्तव में एक ऐसा मंच है जो वर्तमान सरकार को और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। हमें जो इस चिंतन और मनन के माध्यम से जो सुझाव हमें मिलते हैं उनको हम सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और एक कड़ी के रूप में ये लोक पहल के इस कार्यक्रम की जो यात्रा है 3 वर्ष से अधिक प्रत्येक रविवार को अनवरत रूप से जारी है। और इस लोक पहल के कार्यक्रम पर हम लोगों ने अलग अलग विषयों पे जो भी समकालिक विषय हैं उन पर परिचर्चा की जा रही है। लेकिन हाल में हम लोगों ने एक निश्चित विषय को विकसित भारत का संकल्प 2047 लिया है और उस पर हम अलग अलग विद्वानों से, देश के तमाम बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों से भी इस पर सुझाव और विचार और मंत्र कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ प्रज्ञा प्रभा के प्रांत टोली सदस्य जिनका पाथेय हमें प्राप्त होना है। और मैं एक संक्षिप्त लोक पहल की जो एक परंपरा है तो जिसमें हम अपनी लोक पहल जो है उसका एक संक्षिप्त परिचय भी रखते हैं। हमारे जो पंच महाभूत हैं, जिनके आदर्श हैं, जिनके आदर्श की संकल्पना को हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें श्री अशोक सिंघल जी हैं, पूज्य महंत अवैधनाथ जी हैं, श्री राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं और दीनदयाल उपाध्याय जी। ये 5 हमारे आदर्श प्रतिष्ठान हैं जिनके विचारों से हम प्रेरित हैं और उस संकल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लोक पहल की स्थापना वास्तव में प्रयाग विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजय कुमार सिंह की एक मानसिक उपज है जिन्होंने इसे मूर्त रूप दिया और और थोड़े से कार्यकर्ताओं से प्रारंभ होकर आज यह एक विराट रूप ले चुका है और इसकी अलग अलग शाखाएं न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तमाम सारे जो विद्वान हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक लंबी विचारों की श्रृंखला है। पिछले सारे जो वीडियोस हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। तो इस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विजय सिंह भाई साहब का। और हमारे साथ तमाम सारे आज विद्वान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी तो एक अनिवार्य अंग हैं ही, वह भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय से एक अभिभावक के रूप में और अभी जैसा कि बता रहे थे सर, दो क्रम में नहीं थे तो उनकी कमी बिल्कुल खल रही थी कि जो त्वरित वक्तव्य उनका जो हम लोगों को मिलता है वो एक उत्साहवर्धन करता है। तो आज वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृपा शंकर जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए जैसा कि विषय वास्तव में जो विकसित भारत का संकल्प है और जो भारत की जो सनातन परंपराएं हैं उनके बीच में किस तरीके का एक सेतु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको याद है कि जो विकसित भारत का संकल्प है जिसमें हम लोगों ने किसानों को प्रमुखता दी है, महिलाओं को प्रमुखता दी है, गरीबों को प्रमुखता दी है और जो युवा है उनको प्रमुखता दी है और उनको लेके अलग अलग उनके लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं और क्या उनको हम उनके क्या कर्तव्य होंगे, इसको लेके ये मंथन जारी है। मैं आज के इस बीज वक्तव्य के लिए लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक को सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा कि डॉक्टर विजय कुमार सिंह अपने बीज वक्तव्य के रूप में आज आज इस परिचर्चा का प्रारंभ करें।
डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, बड़ा सौभाग्य है कि जैसा कि विकसित भारत के संकल्प पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प की जब बात की तो हम लोगों ने उस संकल्प को देश का संकल्प मान के जन जन के बीच में संकल्प को याद कराने और संकल्प के अनुसार चलने की जो विधा अपनाए हुए हैं, उस विधा की कड़ी में ये प्रत्येक रविवार को जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आज जिस विद्वान का हमको वक्तव्य मिलना है वो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन के एक कार्यकर्ता हैं और उनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हम सब लोगों के लिए अमृत वचन जैसे होंगे। ये कार्यक्रम अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हर्षमणि जी ने, कि अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, अरुण जी जुड़े हुए हैं। मात्र जुड़े हुए नहीं हैं, अरुण जी, अखिलेश जी, हर्षमणि जी, आशुतोष तोमर जी और अभी जो है भानु भाई साहब, उदय भान जी, ये सारे लोग जो है हम सबको जोड़े हुए हैं जो विकसित भारत बनाने में कड़ी का काम करेंगे और यही कड़ी देश की मजबूत कड़ी बनेगी। ऐसी विश्वास के साथ ही हम इस लोक पहल अभियान को लेके चल रहे हैं और यही हमारे उत्साह का आधार है। हम इतना कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम सभी करते हैं, सोचते सभी हैं, लेकिन परिणति तक पहुंचते वही हैं जिसके साथ लोक पहल जैसी टीम होती। अपनी इसी टीम को मजबूत करने के लिए हम अपने अथक प्रयास से कार्यरत हैं और मजबूत टीम देश का मजबूत आधार स्तंभ बनेगी और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देगी, ऐसा हमको विश्वास है और उसी विश्वास के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, अब अपेक्षा करेंगे कि हमारे मुख्य वक्ता अपने विषय को रखें और हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब। आपने जैसा कि कहा कि कड़ी से कड़ी जोड़कर हम इस परिचर्चा को और जो सरकार का मंतव्य है और जो गंतव्य है उस तक पहुंचने का ये जो प्रयास है वो जारी है और हम लगातार इस पर अपनी बातों को रख कर अपने मंथन को विचार विमर्श कर किस तरीके से जो सनातन परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है और जो विकास के मॉडल हैं, उनके बीच में किस तरीके का एक सेतु बनाया जाए। ऐसा नहीं हम कर सकते कि जो विकास के जो पश्चिमवादी मॉडल हैं, क्या उसे भारत के संदर्भों में हूबहू लागू किया जा सकता है? शायद ऐसा नहीं किया जा सकता और ऐसा लागू करना वास्तव में भारतीय संस्कृति और भारतीय जो सनातनी परंपरा है उनके साथ कहीं ना कहीं आघात होगा। तो मुझे लगता है कि जो ये जो लोक पहल मंच है वास्तव में इसी सेतु को बनाने का काम करता है कि विकास के जो नए मापक हैं, जो उनको किस तरीके से हम उनका भारतीयकरण कर पाए, हम किस तरीके से उन्हें भारतीय संदर्भों में लागू कर पाए और तब भारत सही मामले में विकसित भारत बन पाएगा। तो हमारे साथ अन्य विद्वान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से क्षमा त्रिपाठी जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत है। और अब मैं बिना किसी बाधा के सीधे आज के जो जिनका पाथेय हमें प्राप्त होना है वो श्री भृगु कुमार दास जी, जो प्रज्ञा प्रभाव प्रांत टोली सदस्य उत्तराखंड से आते हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम उनकी कार्य योजना उनके शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से विकसित भारत का संकल्प 2047 प्राप्त हो। मैं श्री भृगु कुमार दास जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री कृष्णाय नमः। यद्यच्चरति श्रेष्ठः तत्तदेवतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं, वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। श्रीमद् भगवद गीता 3.21। नमस्कार। लोक पहल के माननीय संयोजक, लोक पहल के सभी कार्यकर्ता, उपस्थित बुद्धिजीवी और ऑनलाइन माध्यम से आज की व्याख्यान श्रृंखला देखने वाले सभी दर्शकों, आज सनातनियों के लिए एक विशेष दिन है क्योंकि इस वर्ष की श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है और
इस शुभ अवसर पर विकसित भारत 2047 पर बोलने का प्रयास करना मेरे लिए श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। जब पूरी दुनिया संकट में है तो हर कोई भारत की वसुधैव कुटुंबकम की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि भारत ने न केवल संपूर्ण विश्व के मनुष्य के प्रति बल्कि अपने पर्यावरण, प्रकृति, चेतन, अचेतन और सृष्टि के सभी तत्वों के प्रति सदैव समानता का भाव दिखाया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की व्यापक स्वीकार्यता ने सदैव इसके युवाओं को विशेष महत्व दिया है। जैसे हम देखता हूं कि अभिमन्यु, अष्टवक्र, ध्रुव, प्रहलाद, लोकमुद्रा, गार्गी आदि पात्रों से यह तो ज्ञात हो जाता है। शकुंतला की वीरपुत्र भरत के बचपन और किशोरावस्था में इसके कोई उदाहरण भी आते हैं। ये जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के माध्यम से भारत के विकास को मजबूती से आगे बढ़ाना है। भारत की परिवर्तनकारी पहलों और इसके युवाओं की गतिशील शक्ति के बीच सहजीवी संबंध की खोज करके भारत की केंद्र सरकार भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और उसने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज नामक एक कार्य योजना शुरू की है। यह एक समग्र पहल के रूप में सामने आता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक विकास शामिल है। मूल रूप से यह पहल एक ऐसे भारत जिसे हम बृहद भारत की कल्पना करती है जो प्रगति, समानता और पर्यावरणीय प्रबंध के अंतर संबंध को पसंदते हुए सतत विकास के सिद्धांतों पर पनपता है। वर्तमान संदर्भ में भारत के सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के व्यापक विश्लेषण से उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों का पता चलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में प्रगति देखी गई है लेकिन असमानताएं बनी हुई। पर्यावरणीय प्रगति, प्रदूषण और जैव विविधता के खतरों के साथ साथ मौजूद है। वर्तमान चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एकीकृत नीतियों, बुनियादी ढांचे के निवेश, प्रौद्योगिकी एकीकरण और सार्वजनिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस प्रयासों की आवश्यकता उभरी। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें अपनी मानसिक विकसित के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे संस्कृति में हिंदुत्व को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। केवल हिंदुत्व की आत्मनिर्भरता ही पश्चिम की जो तानाशाही है उसको बदलने की क्षमता रखती है और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद और भारतीय आध्यात्मिकता को सबसे आगे रखते हुए आर्थिक और राजनीतिक विकास के माध्यम से प्रवाहित करने की आवश्यकता है। इसीलिए बुद्धिजीवियों के बौद्धिक विकास और युवाओं, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है ताकि दिलों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का संसार हो। आज देखिए औद्योगिक क्रांति 4.0 जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, जिसने भारत को वैश्विक औद्योगिक क्षेत्रों में एक नई पहचान दी है। भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल भुगतान, नेट बैंकिंग में प्रगति भी की है। नई उद्यमी द न्यू एंटरप्रेन्योर आधुनिक तकनीक के माध्यम से उद्यमिता क्षेत्रों को आगे ले जा रहे, जैसे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, जीडीपी, समावेशी विकास, नवाचार आदि को बढ़ावा देना संभव बना दिया है। उसके साथ साथ आज शिक्षा के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
भारत के बच्चों को भविष्य के लिए विकसित करने में एक बहुत बड़ी रोड मैप तैयार कर रहा है। इसमें जो स्थानीय इतिहास है, अपने अपने क्षेत्रों के नायकों, नायकिया, नायिकाओं और महान जो हस्तियां, महापुरुषों के बारे में पढ़ाने के भी व्यवस्था कर रही है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में इतिहास हर जगह मौजूद है, चाहे वो मंदिर हो या धार्मिक सभा, चाहे वो माँ के आंचल हो या खलिहान में धान, चाहे वो गुरुकुल का ज्ञान हो या रसोई का खाना, सभी में हमारा इतिहास है। जब भारत के युवाओं की बात आते है, समय समय पर विभिन्न लोगों द्वारा आलोचना की जाती है कि The youth of भारत is being misled। यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि IIT, NIT, एम्स आदि से नई प्रतिभाएं सामने आ रही, दिन भर नई प्रतिभा आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, वैज्ञानिक आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, दूसरा संस्थानों से वकील आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं, अर्थशास्त्री भी आ रहे हैं। तो युवा पीढ़ी ने पुराने जो मॉडल है उनको हटाकर नवीनता ला दी है। आज देखिए, कोई अगर सैलून का दुकान भी है, उधर भी एक नई शैली में काम कर रहे हैं। जो सुनार है वो भी अपना काम में एक नई शैली लेके आ रहे हैं। इसीलिए भले ही कुछ लोग, आजकल हम देखते हैं कि मोई मोई जो रील बना रहे हैं, एक रील कल्चर हो रहे हैं सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी की सही उपयोग के माध्यम से एक आशाजनक भारत की कल्पना करना यथार्थवादी है। आज विश्व में अगर हम देखेंगे, जो महाशक्तियां है, परमाणु शक्ति है, सबका केवल युद्ध चल रहा है। यह युद्ध सिर्फ राजनीतिक संदर्भ में नहीं है, इसने अंतरिक्ष, चिकित्सा, नई हथियार आदि में भी एक बड़ा बाजार तैयार कर लिया और एक युद्धपूर्ण माहौल भी बना लिया। एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया हमारी ओर देखेगी और तब यह आवश्यक है कि हमारे पास देने के लिए संसाधन हो, क्योंकि भारत ने हमेशा दुनिया का मार्गदर्शन किया। हमें भारत के लिए समस्याएं पैदा करने वाले वो और वो कैपिटल के बढ़ते नकारात्मक जो परिणाम है उसके खिलाफ जन जागरूकता पैदा करनी भी चाहिए। अगर हम अपने साहित्य, संस्कृति, दर्शन, भाषा और इतिहास की रक्षा नहीं करेंगे तो यह कौन करेगा? यदि हम आत्मनिर्भर नहीं बन सके तो क्या हम इस वैश्विक बाजार व्यवस्था की सपेट में आकर लुप्त नहीं हो जाएंगे? इसीलिए हम भारत के लोगों को देश के सर्वव्यापी विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना ही होगा। नुकसान कर दी जाए। आज अगर हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स के जो फील्ड है उधर देखेंगे तो हिमा दास, लावलिना बरगोहाई, पीटी उषा, साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फुटबॉलर सुनील छेत्री और अन्य ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन क्या है कर रहा है। यह भी विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। अभी असमिया फिल्म निर्माता रीमा दास को अस्कर के नाम से जो मशहूर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस 2024 की जो क्लास का सदस्य है उधर उनको सदस्य बनाने के लिए भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा भारत के बच्चे आज विदेशी धरती पर दबदबा बना रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि विकसित भारत को पूरा करने के लिए हमें अपने लोगों के डेटा की सुरक्षा भी करना पड़ेगा। इसीलिए भारत ने अपनी आत्मनिर्भर तकनीक, सोशल मीडिया, सर्च इंजन का उपयोग करना होगा, जिससे हमारा जो भी भारतीय लोगों का डाटा है, जो हमारा यूजर्स है, उन लोगों का प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हमें स्वदेशी, पर्यावरण, जैव विविधता आदि के मामले में सतर्क रहना। जब मैं खुद भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता हूँ
तो मैं विशेष रूप से आदिवासी लोगों, ग्रामीणों आदि के बीच संचित विभिन्न प्रतिभाएं और उत्पादन क्षम को देखता हूँ। वे खेती, दुकानों, खाना पकाने में बहुत कुशल है। जिस तरह असम के ग्रामीण, उसे हम सिपिनी बोलते हैं, जो सुंदर बुता बुनना जानते हैं, उसी तरह उत्तराखंड की मातृशक्ति जंगली जानवरों, जंगल की आग की बाधाओं के बावजूद खाना पकाने के लिए पहाड़ी लकड़ी लाती है, अपने बच्चे को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती है और उन लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन लोगों को अच्छा मानव बनाते हैं। जिस प्रकार आदिवासी माताएं या वनवासी माताएं जंगल और घर में उगाई गई खाद्य सामग्री बेचने के लिए लाती है, उसी प्रकार आज की भारतीय महिला रक्षा, प्रशासन सभी क्षेत्रों में कुशल होने लगी है। इसीलिए सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए अपने काम के साथ साथ सभी सनातनियों को विवाह संस्कार भी सही समय पर पूरा करना जरूरी है, ताकि समाज में अच्छे बच्चे पैदा हो, महान पुरुष पैदा हो, क्रांतिकारी पुरुष पैदा हो। देश और देश के लिए जो सेवा के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, श्रील प्रभुपाद, डॉक्टर केशवराव बोलीराम हेडगेवार जी, श्री गुरु जी, और असम क्षेत्र से आते हैं रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, कुलगुरु विष्णु प्रसाद राभा जैसा लोग भी हर घर से निकलने चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या देवी, मुलागा भरू, सतीशा धनी, कनकलता बरुआ, गौरा देवी जैसी महिलाओं की तैयार करने की भी जरूरत है, तो भी महिला का जो सशक्तिकरण है वो भी हो पाएगा। हमारा भारत का महिला तो पहले से ही शक्तिवान है, सशक्ति है। अभी विकसित भारत के जो संकल्प है उनको प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में भी पर्याप्त सतर्क रहना, ताकि किसी भी बुरी ताकत को हमारे महान उद्देश्यों में बाधा डालने का मौका ना मिले। सभी देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो मधुर बने रहे और कोई नुकसान न हो, इसके प्रति भी ध्यान देना हो। देश के अंदर की बुरी ताकतों पर भी नजर रखने की जरूरत है। और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसा फॉल्स प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाया जाता है कि भारत का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड है वो रूडिमेंट्री है, वो इमेजिनेटिव है, उधर सिर्फ हीरो है, फिलोसफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग धर्मपाल जी का पुस्तक वगैरह देखोगे तो वहां पे भी ये सब चीज डिटेल्स लिखा हुआ है कि 18th सेंचुरी में हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड है वो कैसा था, हमारा जो कल्चर है वो कैसा था, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक जो समरसता का भाव है वो कैसा था, ये सब उधर लिखा है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसा था, ये सब भी लिखा हुआ। अभी ये भी देखना पड़ेगा, ये सब नैरेटिव को हम हटाने के लिए हमारा जो प्रमुख संस्थाएं है, अनुष्ठान है, वहाँ का जो युवा है, वहाँ का जो रिसर्च स्कॉलर है, उन लोगों को भी हमें ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि आने वाला समय में वो लोग अपने आप को विकसित करने के साथ साथ भारत का जो विकसित भारत संकल्प है उससे भी अच्छे तरीके से योगदान कर पाए। साथ साथ मौजूदा प्रमुख शिक्षात्मक जो संस्थान है और जो अनुसंधान संस्थान है उधर से भी जो सर्वश्रेष्ठ है मार्गदर्शन के लिए उन लोगों को अन्य संस्थानों में ले जाना भी चाहिए। वर्तमान भारत सरकार ने कौशल विकास पर विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं भी लागू की। अभी विकसित भारत जो है वो होरे के अनुभव और युवाओं की बुद्धिमत्ता, दक्षता का उपयोग से संभव, क्योंकि जो भारतीयों का डीएनए है बहुत उच्च गुणवत्ता वाला है, जो आज तक किसी भी आक्रांताओं ने संपूर्ण नष्ट नहीं कर पाया। इसीलिए विकसित भारत का संकल्प सफल
होगा ही होगा। सभी लोगों के प्रयास सफल होंगे। साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग को भारतीय चिंतन से जोड़कर उन्हें भारत के पुनर्जागरण में अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कमजोर करने वाले तत्वों के विरुद्ध राष्ट्रीय संकल्प को सुदृढ़ करना होगा। हमारे समाज और राष्ट्र के सम्मुख सभी मूलभूत एवं समसामयिक समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण और समाधान करने के लिए प्रबुद्ध समूहों का गठन करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। लोगों की मानसिकता ऐसी बनना होगा कि वे उनकी जो स्वती पहचान, जैसे भाषा हो गया, जाति हो गया, संप्रदाय हो गया, व्यवसाय हो गया, भौगोलिक क्षेत्र आदि, और जो बोरी पहचान अखिल भारतीय पहचान, 20 संघर्ष के समय सदैव अखिल भारतीय पहचान को ही महत्व। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। लोगों को विशेष रूप से नई जो पीढ़ी है, जैसे मैं भी नई पीढ़ी ही हूँ, तो हमारा गौरवशाली इतिहास और देशव्यापी स्वाधीनता संघर्ष के बारे में बताया जाए ताकि उन्हें राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिले। सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के क्षेत्रों में हमारी महान विभूतियों के योगदान के बारे में भी जनमानस को बताना होगा। और बेसिकली युवाओं को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, अर्थनीतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना जो भागीदारी देना पड़ेगा ताकि विकसित भारत का जो संकल्प है वो 20% पूरा हो जाए। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ, आज इस मंच पर मेरे लिए बोलना संभव बनाने के लिए माननीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी सहित समस्त लोक पहल परिवार को धन्यवाद देता हूँ। मैं उन सभी विद्वानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अब तक इस व्याख्यान के साक्षी रहे। मैं मातृभूमि के प्रति लोक पहल की निस्वार्थ सेवा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। डॉक्टर हर्ष जी, केवल मेरा निवेदन होगा कि डॉक्टर क्षमा जी के धन्यवाद ज्ञापन के पहले कृपा शंकर जी और प्रोफेसर उदय भान सर से कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां ले लीजिएगा। डॉक्टर हर्ष जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद श्री भरत कुमार दास जी। बहुत ही सुंदर एक प्रस्तावना आपने भारत के विकसित होने की यात्रा की रखी। आप उत्तराखंड यानी कि जो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो दुर्गम स्थितियों का है। अपने अपने अनुभवों को उसमें समेटा और अपनी बात को रखा। आपके इस पाठ्य में निसंदेह कुछ मूल्यवान और दिशा सूचक शब्द जो कि भारत की विकसित होने की यात्रा को किस तरीके से पथकर बनाएंगे, उसमें उनका निसंदेह गूढ़ शब्दावली है। अगर बहुत संक्षिप्त में, जैसा कि आपने अपने व्याख्यान को प्रारंभ किया श्री जगन्नाथ जी की यात्रा से, और अगर हम भारत के विकसित होने की यात्रा को जोड़ें तो वास्तव में ये भी एक यात्रा ही है। और इस यात्रा को संभव बनाने के लिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो संस्कृति रही है, एक कृषि प्रधान देश होने के नाते, एक श्रम प्रधान आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते, एक मानसून यानी कि प्राकृतिक रूप से समन्वय बनाने वाली एक व्यवस्था के रूप, जिसमें सृष्टि के सभी तत्वों के प्रति समान भाव है, यानी प्रकृति और मानव जो है वो वास्तव में एक सहचर के रूप में इस महाद्वीप में हजारों वर्षों से रहते आए। क्या विकास के जो नए पैमाने हैं, जब विकास की बात आती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की भी बात आती है, और ये सतत विकास की अवधारणा वास्तव में सनातनी अवधारणा है। विकास को किस तरीके से सतत बनाया जाए और विकास को किस तरीके से समावेशी बनाया जाए, जिससे कि कोई भी में न रहे,
इस तरीके की व्यवस्था न रहे कि जो समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, ना कि जाति के आधार पर। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे भी विकसित भारत की संकल्पना को एक नई जातिगत समीकरण के आधार पर देखा है, जिसमें किसान आते हैं, जिसमें युवा आते हैं, जिसमें महिलाएं आती हैं, जिसमें गरीब। तो काम के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, जिसमें प्रकृति के साथ कितना तादात्म्य है, और यही वास्तव में सतत विकास की एक कुंजी है। आपने अपने वक्तव्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की जो एक त्रिआयामी संरचना है कि किस तरीके से, और वास्तव में जब भारत ने 2047 के लिए विकसित भारत का संकल्प रखा, तो वास्तव में एक बहस भी प्रारंभ हुई कि आखिर में विकसित होने के मापदंड क्या विकसित होने के मापदंड केवल वही हैं जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट्स के, यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दर्शाए गए हैं, या विकास के मापक जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में दर्शाए गए, या फिर जो विश्व बैंक ने अपनाए गए। मुझे लगता है कि हर देश के अपने विकास के मापक हैं, उनका कुछ कुछ हद तक विश्व स्तर पर सामान्यीकरण किया जा सकता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना एक सामान्य अवधारणा है, पर क्या स्वास्थ्य के साथ उसका क्या संबंध हो, जिससे कि जीवन प्रत्याशा निर्धारित हो। शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा हो, शिक्षा की व्यवस्था निजी क्षेत्र के द्वारा हो। स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार के द्वारा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था निजी क्षेत्र के द्वारा हो। ये एक इस तरीके का एक विमर्श प्रारंभ करता है। अगर भारत में शिक्षा की व्यवस्था को ही देखें तो निजी क्षेत्र भी उपस्थित है और सरकारी क्षेत्र भी उपस्थित है, और भारत में वास्तव में शिक्षा एक पब्लिक गुड के रूप में है, यानी सरकार ने लगभग शिक्षा को मुफ्त कर रखा है। क्या शिक्षा के मुफ्त करने से जो शिक्षा के जो मापदंड हैं, जो उद्देश्य हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं पूरे हैं तो क्या इस बात पर भी बहस प्रारंभ होनी चाहिए कि शिक्षा को फाइनेंस करने का काम किस हद तक सरकार अपने जिम्मे ले। मुझे लगता है कि जब विकसित भारत की संकल्पना की बात होगी 2047 में, तो इस बात पे भी प्रश्न होंगे कि हम किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को करें। और स्वास्थ्य के मुद्दे तो और भी ज्यादा संवेदनशील हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो ज्यादा खर्चीला है। मुझे लगता है कि वहां पर ऐसे एहतियात बहुत ज्यादा बरतने होंगे, जिसमें कि जेनेरिक मेडिसिन का मुद्दा आएगा, जिसमें कि एक यूनिक आइडेंटिटी, जिस तरीके से व्हीकल के पास एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, उसी तरीके से मरीजों के पास भी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर हो, जो कहीं का भी डॉक्टर किसी को भी देख सके और उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी हो। मुझे लगता है यहाँ पर भी बात होगी जब भारत विकसित होने के लिए 2047 में जाएगा। आपने अपने वक्तव्य में एक बहुत अच्छी बात जो कही, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 2047 की जो यात्रा है उसमें उद्यमिता का विकास जो है वो सर्वाधिक मायने रखता है। भारत में आजादी के बाद से इस उद्यमिता पर लगातार, चाहे वो विकास के मॉडल में उलझा हुआ भारतीय उपमहाद्वीप कह लें, चाहे वह पश्चिम के मॉडल, और चाहे वह समाजवाद के मॉडल, चाहे वह कम्युनलिज्म के मॉडल्स के बीच में एक गतिरोध के रूप में देखें, कि लगातार इस उद्यमिता पर प्रहार किए गए। मुझे लगता है जिससे उद्यमिता घायल हुई है। और आज जब हम 10 साल के बाद एक नए इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस नए इकोसिस्टम में हमने उद्यमिता पर काम किया है। आप देखें कि भारत में जो बेरोजगारी है, अगर देखें कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी लगभग 8% के आसपास है, अगर एवरेज करें, और भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो भी 8% के आसपास है। तो क्या सरकार सभी को रोजगार दे सकती है? अगर सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती, तो मुझे लगता है कि रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। तो विकसित भारत की संकल्पना में हमें जीडीपी की ग्रोथ रेट के बजाय अब हमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट की बात करनी होगी, और हम एक नए इकोसिस्टम पे बात करेंगे जहां पर हम रोजगार मुहैया नहीं करेंगे, रोजगार जो लोग मुहैया करा रहे हैं उनको हम सरकार सहायता दे। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ी बात है, और ये इस पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ 60 के दशक के आसपास। आप जितना भी बॉलीवुड सिनेमा का काम देखें, उसने इस उद्यमिता पर जानबूझकर प्रहार किया। हमेशा मजदूर और
जो पूंजीपति है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट्स को उजागर किया गया, ताकि भारत में विनिर्माण क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है उसको गति न मिल सके। मुझे लगता है कि इधर वर्षों में इस पर काम हुए हैं, नए नए परंपरागत पूंजीपति के बजाय नए पूंजीपति निकल के आए हैं, और मुझे लगता है कि पूंजीपति जो पैसा कमाता है वो कितना रिस्क लेके कमाता है, तो मुझे लगता है कि समाज में उसका भी एक स्थान होना चाहिए। आपने एक और बात जो सबसे अच्छी कही कि जो इतिहास का ज्ञान, हमारी जो आज की पीढ़ी है उसके सामने इतिहास बिल्कुल या तो अलग संदर्भों में उसने देखा, या इतिहास को नजरअंदाज करने का एक 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 फैशन चला हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम अपने ज्ञान को या तो नवप्रवर्तन मान लेते हैं, या फिर हम वही गलती बार बार करते हैं जो हमने पहले किए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी सभ्यता अपनी बिना संस्कृति के, अपने बिना इतिहास के कभी भी विकास के ऊंचे पायदान पर नहीं पहुंच सकती। तो इतिहास का ज्ञान सबसे अपेक्षित है, और मुझे लगता है कि इतिहास के ज्ञान पर भी 2047 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में काफी काम किए हैं। आप देखें कि जो देशों मंदिरों का कायाकल्प हुआ है, और मंदिरों के कायाकल्प के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत के पुरातन इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, वह श्रद्धालुओं की संख्या ऐसी न हो जो केवल विकास के पश्चिम मॉडल को अपनाकर केवल सेल्फी जनरेशंस को बढ़ावा न मिले। वास्तव में हमें वो चुंबकीय प्रभाव मंदिरों में उत्पन्न करना पड़ेगा, ताकि हम वास्तव में जो सनातनी परंपरा है उससे एक दूसरे को जोड़ सके, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो। लास्ट में अपने वक्तव्य में आपने स्वदेशी के विकास की भी बात की, और वास्तव में ये जब हम अपने आप को इतना परिपक्व कर लेंगे और अपने मन को इतना साध लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने लिए खुद ही निर्माण करेंगे, और यही वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सबसे मुफीद है, क्योंकि यहाँ पर काम का बंटवारा जो है वो श्रम के आधार पर हुआ है, और यह एक प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, कृषि में ज्यादा श्रम लगता है, सबका काम बटा हुआ है, स्त्रियों का काम बटा हुआ, भले ही स्त्रियों के काम का मौद्रिक मूल्यांकन न हुआ हो, लेकिन हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना कर चुके हैं, हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था से निकल के आ चुके हैं जहां पर ट्रस्ट, जिसको कि बाजार बेचने का प्रयास करता है, सनातनी अर्थव्यवस्था उसको स्वयं साथ में लेके चलती है, जिसे किसी भी कीमत पर आप खरीद नहीं सकते। तो मुझे लगता है जो विकसित भारत की संकल्पना है, आपने बहुत संकेतों में इस बात को रखा। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों के आपके खुद के अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी लाभ हम लोगों ने मिला। अब मैं अपने वरिष्ठ डॉक्टर उदय भान सिंह जी से दरखास्त करूंगा कि वह अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ शब्द देने का प्रयास करें। डॉक्टर उदय भान सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर हर्षमणि जी। वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब डॉक्टर हर्षमणि जी जब कह देते हैं, और जो कुछ भी कह देते हैं, जितना कह देते हैं, उसके बाद बोलने का अर्थ मतलब ये होता है कि सूरज की धरती में अब दिया जलाऊं। ये अपने आप में संपूर्ण विश्लेषण, निचोड़, और जो विश्लेषण होता है, और मीमांसा जिसे कह सकते हैं कि मीमांसा वो कर ही देते हैं। हम तो बस केवल अब आदेश हुआ है डॉक्टर अखिलेश जी का, और हमारे सबके बड़े श्रद्धेय आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी हैं, तो अब ये मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता कि मैं मना कर दूं। आदरणीय भृगु कुमार जी ने, जैसा कि डॉक्टर हर्षमणि जी ने कहा, कि संकेतों में बहुत कुछ उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि 2047 में पूर्ण विकसित भारत के सपनों का जो लक्ष्य है उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और उन सब क्षेत्रों को घेर करके, तो उन सभी क्षेत्रों में जो भी उन क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ हैं,
जो निपुण लोग हैं, वह सभी लोग उन क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ करेंगे, एक साथ जब मिल करके काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य जो है वह साकार हो पाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है उद्यमिता की, स्वरोजगार की, स्टार्टअप की। अपना भारत ईस्वी 1 से लेकर 1600 ईस्वी तक, हर्षमणि जी को भी मेरे ख्याल से मेरी बात को जी करेक्ट जी करेंगे जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी 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 एक ब्रिटिश विद्वान हुए हैं, नाम मैं अभी थोड़ी देर पहले तक ध्यान था, जब हर्षमणि जी बोल रहे थे तो मेरे को ध्यान आया, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो एक कमेटी बनी, तो उन विद्वान ने पूरे विश्व की का आर्थिक रूप से सर्वेक्षण किया था और बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी सदी 1 से लेकर 16वीं सदी तक, विश्व की अर्थव्यवस्था का 33, 34, 35% ये लगभग ये रहा करता था आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो भाग होता था भारत का, निर्यात वो कैसे निर्यात वो कैसे होता था। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सर जी हाँ हाँ, जी तो वो क्यों था, कैसे था? यही छोटे छोटे उद्यमों से। ठीक है, हर घर में कुछ ना कुछ काम होते थे, लघु उद्योग होते थे, कुटीर उद्योग हुआ करते थे। मुझे लगता है कि अब जो वर्तमान केंद्र सरकार ने जो स्टार्टअप और उन्होंने कहा है कि नहीं, रोजगार मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। ठीक है ना? हाँ, जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने। तो ये जब तक ये चेतना या संकल्प लेकर के ये चेतना जागृत नहीं होगी और उसे जब तक हम क्रियान्वित नहीं करेंगे। भृगु कुमार जी प्रज्ञा प्रवाह से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं भी प्रज्ञा प्रवाह की उत्तर भारत आयाम पंचनद शोध संस्थान की केंद्रीय टोली संचालन टोली में हूं मैं। और मुझे जो याद आ रहा है, भृगु जी से हम मिले भी थे, एक माननीय जे नंद कुमार जी के यहाँ, श्रीकांत जी के यहाँ वहाँ बैठक थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मिले भी हैं। तो अभी पिछले दिनों ही प्रज्ञा प्रवाह की एक राष्ट्रीय स्तर की चुने हुए ऐसे 28 लोगों की बैठक हुई थी ऑनलाइन। उसमें भी इसी बात को जोर दिया गया था कि जो कुछ भी स्टार्टअप शुरुआत की जा रही है जिसकी, उसे हम क्रियान्वित करना प्रारंभ करें, नंबर 1। नंबर 2, नई शिक्षा नीति 2020 में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है, इसको हम केवल पढ़ाएं ना। हम बार बार कहते हैं हमने जहाज पहले बना लिया, हवाई जहाज पहले बना लिया, हमारे पास वास्तुशिल्प बहुत पहले, इतने ऐसे ऐसे मंदिर बने थे कि आज भी कोई नहीं बना सकता। तो केवल हम पढ़ाएं ना, बल्कि कैसे वो सब होता था पहले उसका शोध करें। और और वो केवल एक क्षेत्र में नहीं, समाज जीवन, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित भारत था। तो उन, चाहे विज्ञान हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, विज्ञान और चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में हम पूरी तरह से विकसित थे। तो वो विकसित क्यों थे? उन्हें खोजने की, उन्हें ढूंढ करके फिर से सरलतम तरीके से वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ी को जब हम उसमें पारंगत करेंगे, तो निश्चित रूप से 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का सपना जो है साकार होगा। हम प्रयास अभी कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रहा है, राज्य सरकारें भी कर रहे हैं, और लोक पहल के इन मंचों के माध्यम से हम आपस में विचार विमर्श करके और विचार विमर्श से निकले हुए नवनीत को हम समाज में जो प्रेषित कर रहे हैं उसका लाभ हो रहा है। लेकिन वही बात है, क्या हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान लें। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम सब इसी प्रकार का प्रयत्न, प्रार्थना अनवरत अविरल भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीते जी हम अपनी आंखों के सामने पूर्ण विकसित भारत का जो सपना है वो साकार होते हुए देखना चाहेंगे। लोक पहल की टीम को मैं एक बार पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूं, बेड पे बैठा हूं, श्रीमती जी भी हैं सामने और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं, लेकिन मैं 2 बार नहीं जुड़ पाया, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और मुझे दुख भी हुआ कि मैं जुड़ नहीं पाया। सब लोग सोच रहे होंगे, विशेष रूप से अखिलेश जी, की डॉक्टर साहब क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता रहूंगा, लगातार जुड़ता। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम, सबको प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही संक्षिप्त और बड़ा ही विषम परिस्थितियों में मार्गदर्शन किया। आप केवल हमारे ही अग्रज नहीं हैं, बल्कि इस लोक पहल के मंच के अग्रज हैं।
और आपकी उपस्थिति और आपके शब्द हम लोगों के लिए एक दिशा सूचक है। और अनुभव एक सबसे बड़ी जिस तरीके से विश्वास को खरीदा नहीं जा सकता, उसी तरीके से अनुभव को नहीं खरीदा जा सकता। तो मुझे बहुत बहुत लगता है आभार। कि आपकी जो अनुभव है उनको लेके, और आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात कही कि जो विकास की जो अवधारणा थी वो भारत के कण कण में थी, लेकिन एक परिपूर्ण अर्थव्यवस्था में जाहिर सी बात है कि कुछ लीकेजेस थे, जिसकी वजह से वो विकास का जो सनातनी मॉडल था उसमें बाधाएं आई। आज वक्त है कि हम उस लीकेजेस को मरम्मत करें और एक ऐसी फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स करें जो भारत को 2047 में एक ऊंचे पायदान पर लेके चले। मैं इसी कड़ी में श्री कृपा शंकर सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी इस परिचर्चा पर अपनी टिप्पणी दें। धन्यवाद भाई साहब, सबको सादर नमस्कार। आवाज जा रही है हमारी? जी जी जी, आप बोलें, आ रही है आ रही है। हमारे आज के मुख्य वक्ता ने विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपने तरह से बहुत अच्छे ढंग से उसको व्यक्त किया। आप सारे लोग भी अपनी बात रखे। आप सबकी बात में अपनी बात को सम्मिलित करना चाहूंगा और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। मेरा मानना है कि विकसित भारत की संकल्पना को अगर हमें पूर्ण करना है, इसको धरातल पे उतारना है, तो सबसे पहले हमें भारत को स्वावलंबी भारत बनाने का प्रयास करना होगा, भारत को स्वाभिमानी भारत बनाने का प्रयास करना होगा, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास करना होगा। और ये सारी चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियां बताई हैं, किसान, महिला, नौजवान, बेरोजगार, हमें इनको व्यक्तिगत रूप से सुदृढ़ करना है। इनको हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूती देनी होगी। और जब तक हम इनको इस तरह से मजबूत नहीं कर लेंगे, सुदृढ़ नहीं कर लेंगे, हमको व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है कि हम तेजी से जो एक लक्ष्य दिया गया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसमें हम बहुत तेज गति प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हमको थोड़ा संदेह हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से हमको सुदृढ़ करना होगा और उसमें खास करके आर्थिक रूप से। आज वैश्विक स्तर पर देख लें आप, तो हमारा आपका पैमाना आर्थिक रूप से ही तय किया जाता है कि कौन आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, कौन देश लेवल पे जा चुका है। उसी से हमारा पैमाना तय होता है कि 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे कौन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा कुछ न करके, कि हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र को स्वाभिमानी बनाना होगा, स्वावलंबी बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। और ये तभी संभव होगा जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने इन सारे लोगों को समर्थ बनाएंगे, समर्थवान बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद श्री कृपा शंकर सिंह जी। आत्मनिर्भरता ही वास्तव में इन सभी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और मुझे लगता है कि जब आत्मनिर्भरता की बात किया जाए तो इसे केवल एक आर्थिक शब्दावली न समझा जाए, इसे एक व्यापक संदर्भों में देखा जाए। एक विचार जो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, एक व्यवस्था जो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, एक समाज जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, एक लोकतंत्र जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, तब इस यात्रा के असली मायने, असली परिणाम हमारे सामने निकल के आएंगे। अगर हम इसे केवल एक आर्थिक शब्दावली समझेंगे तो मुझे लगता है कि यह विकास की अपूर्ण अवधारणा होगी। इसे पूर्ण अवधारणा बनाने के लिए हमें इसके सभी आयामों पर विकास करना होगा, जैसा कि श्री कृपा शंकर सिंह जी ने अपनी बात में रखा। अब मैं इस परिचर्चा के अंतिम सत्र के रूप में इस कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि महोदय का एक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। तो अगर क्षमा त्रिपाठी जी मुझे सुन रही हो
जी जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज के जो पाठ्य जिनका प्राप्त हुआ उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से आती हैं। डॉक्टर क्षमा जी त्रिपाठी। जी जी धन्यवाद हर्षमणि जी। जो आज के मुख्य वक्ता रहे हैं माननीय भृगु कुमार दास जी, इनका जो वक्तव्य है बहुत ही सुंदर रहा और इनकी बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही है। तो इस सुंदर और शानदार प्रस्तुति के लिए मैं भृगु कुमार दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, भृगु कुमार दास जी को, जिन्होंने मतलब बहुत ही आकर्षक तरीके से विषय को प्रस्तुत किया। इस जो विषय की प्रस्तुति थी उसमें आपका गहन ज्ञान प्रदर्शित होता है। जिस प्रकार से आपने मुख्य अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपके वक्तव्य ने एक स्थायी छाप छोड़ी है जो कि सबके जो कि विषय को बहुत महत्व प्रदान करती है। आप सबसे पहले आपने गीता के श्लोक से अपने वक्तव्य की शुरुआत की, जो कि सनातन संस्कृति के महत्व को रेखांकित करता है। और रेखांकित करता है से मेरा मतलब है कि जो सनातन संस्कृत है उसके महत्व को और बढ़ा देता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात आप करते हैं। आप प्राचीन विद्वान और जो हमारे यहाँ विदुषियां रही हैं उनको याद करते हुए प्राचीन भारत की महानता को आप प्रस्तुत करते हैं और उन विद्वानों और विदुषियों के माध्यम से आप बताते हैं कि हमें अपने इतिहास में देखकर आज हम जिस विकास की बात करते हैं उसमें हमें अपने प्राचीन विद्वानों और विदुषियों से ज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमारा ज्ञान पहले से ही बहुत महान रहा है, बहुत रहा है, तो हमें अभी जरूरत है कि उनसे हम और प्रेरणा प्राप्त करें। इसके पश्चात आप जो है पर्यावरण की बात करते हैं, आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप युवाओं की बात करते हैं, आप महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं और इन सब के शारीरिक मानसिक और विकास की बात करते हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हैं। आपके जो विचार हैं वह बहुत ही मूल्यवान और दिशा सूचक है। आप कई जगह पर आपने राष्ट्रवाद की बात की, तो जब तक राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा हम अपने राष्ट्र के विकास की बात सोच भी नहीं सकते। जहां तक जो मैं समझ पा रही हूँ, जिसका राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है वह राष्ट्र के विकास की बात नहीं करेगा। और विकास में जो महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को जो आपने महत्वपूर्ण माना वह वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, आपने उस पर जो महत्वपूर्ण विचार दिए वह सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक थे। पढ़ाई भारतीय संस्कृति के इतिहास में बसी हुई है, रची हुई है। हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा रही है, आपने उसको बताया। और गुरुकुल परंपरा को हटाकर आज की जो पढ़ाई है उसको उसके महत्व को भी आपने रेखांकित किया। हालांकि मुझे जो लगता है जो हमारी गुरुकुल परंपरा रही है वह हर व्यक्ति के संपूर्ण विकास, जो आज होलिस्टिक एजुकेशन की बात होती है, संपूर्ण विकास की बात होती है, वह हमारे गुरुकुल परंपरा में थी, जहां पर जो छात्र है वह गुरुकुल में रहकर गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करता था। आपने आजकल के रील कल्चर की बात की कि उसके बाद जो युद्ध के विविध क्षेत्रों पर बात करते हुए आपने भारत के विश्व गुरु बनने की ओर इशारा किया, तो और भारत के जन जागरूकता की बात की। और वाकई में भारत आज नहीं तो कल विश्व गुरु तो बनेगा ही, वो पहले भी था। योग भारत ने दिया है, शिक्षा व्यवस्था भारत की बहुत उन्नत रही है, चिकित्सा व्यवस्था भारत में बहुत पहले से है। तो भारत में जो है क्या नहीं था, विमान हम पहले से बनाते थे। तो अब जो वो सारी चीजें छूट गई हैं उनको वापस से हमें अपनी आज के संदर्भों में जोड़ते हुए उनको लाना होगा। उसके पश्चात आपने खिलाड़ियों की बात की कि जो है
खिलाड़ियों के माध्यम से उत्कृष्टता की बात की। खेल कूद भी जो है विकसित भारत में बहुत महत्व रखते हैं और इसके महत्व को आपने समझाया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके पश्चात आप सोशल मीडिया को भी विकसित भारत में लाते हैं। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की जो कि मुझे पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। आपने ग्रामीण उद्योगों के प्रोत्साहन को बहुत महत्वपूर्ण माना कि हमारे यहाँ जो महिलाएं थी वो अपने कामों के साथ साथ उद्योग भी करती थी। तो वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे ग्रामीण उद्योग हैं अगर हम उनको वापस से खड़ा करें, जो कि खत्म हो गए थे अंग्रेजों के जमाने में, तो जो आज भारत को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं वह समाप्त हो जाएगा। जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। जो आजकल हम लोग, पहले तो नौकरियों को लोग पसंद भी नहीं करते थे, किसी के नौकर बनना पसंद ही नहीं करते थे। वो कहते थे हम अपने मालिक बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन धीरे 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 वह बात खत्म होकर महत्वपूर्ण हो गया कि हमें नौकरी करनी, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। अब हमें विकसित भारत में उस विश्वास को, उस बात को फिर से लोगों के मन में भरना होगा कि लोग अपने काम को महत्व दें। जो हमारी जो विकसित परंपरा रही है लघु उद्योगों की, उसको दोबारा से जीवित करें और स्वयं में सक्षम हो। आपने जो भारत को सचेत रहने की बात की, जो भारत की विरोधी ताकतें हैं, चाहे वह देश के अंदर हो चाहे वह विदेश के बाहर हो, तो उनसे वाकई में सचेत रहने की जरूरत है। अन्यथा जो विकसित भारत का सपना जो है वह सपना ही रह जाएगा। अनुसंधान संस्थानों के योगदान को भी आप रेखांकित करते हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भारत में बहुत से आक्रांता आए पर भारत का विनाश नहीं कर सके, भारत के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सके, क्योंकि जो सनातन परंपरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत है। उसे समाप्त करना इतना आसान नहीं है। पहले मुस्लिम शासकों ने शासन किया, उसके पश्चात जो अंग्रेज आए, परंतु जो सनातन परंपरा रही है वह सदियों से जीवित रही है और आगे जीवित रहेगी। आपने लोगों की मानसिकता को बदलने पर जोर किया। स्व की बजाय अखिल भारत के विकास की मानसिकता को आप महत्वपूर्ण बात मानते हैं। आपने युवाओं की चहुमुखी विकास और भागीदारी की बात की, तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो विचार थे वह अत्यंत महत्वपूर्ण थे, वह भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। भृगु कुमार दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य के माध्यम से हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। इसके साथ साथ मानसी थपलियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि लिंक क्रिएट करके हमें यह माध्यम प्रस्तुत कराते हैं। इसके साथ ही हमारे लोक पहल के महत्वपूर्ण स्तंभ जो हैं, डॉक्टर हर्षमणि जी, आपका अरुण जी, आशुतोष तोमर जी, उदय भान जी, कृपा शंकर जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, विजय कुमार सिंह जी, और जिनका नाम लेना मैं भूल गई, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना जो लोक पहल की व्याख्यान माला है यह शायद संभव ही ना हो। आप इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ हमारे मानसी थपलियाल जी की सहयोगी जो उनके साथ लिंक प्रयोग हमें प्रदान करती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बड़े धैर्य से हर बार जुड़ते हैं और इस अपना योगदान देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी धन्यवाद डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी जी। धन्यवाद। अखिलेश त्रिपाठी जी, मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा हूँ। जैसा कि पूर्व सूचित था, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी यात्रा में हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका आभार। और इस सुंदर संचालन के लिए, एक विद्वत्तापूर्ण और बहुत सामयिक संचालन के लिए, जो विषय वस्तु की पूरी विवेचना के साथ था, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं भृगु कुमार दास जी के का जो उद्बोधन था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सर संघ चालक
जी ने जो 5 प्रण दिए थे अपने अभिभाषण में, वो था सामाजिक समरसता, स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य। हाईवे से इस सब का समावेश करके कितना सारगर्भित और सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया है, इसके लिए भृगु कुमार जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा अभिभाषण, आपका पूरा पाथेय बहुत ही सराहनीय है, बहुत उत्प्रेरक है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सभी हमारे श्रोताओं को, हमारे लाखों श्रोताओं के बीच जाएगा और उनकी चेतना को एक नव्यता प्रदान करेगी, एक नई दिशा। और जैसा बार बार डॉक्टर हर्षमणि जी संकेत कर रहे थे कि यह मात्र आर्थिक शब्दावली नहीं है, बहुत गंभीर विषय की ओर वो संकेत कर रहे थे, और यही संकेत है कि वो सामाजिक समरसता भी है, हमारा सनातन भी है, हमारी स्वदेशी की अवधारणा भी है। हम किस तरह एकल परिवार में जो सिमटते जा रहे हैं, वो संयुक्त परिवारों की अवधारणा जो समाप्त हो रही है, और हमारा प्रजनन दर जो निरंतर गिर रहा है, जो घट रहा है, इस ओर भी बहुत इशारे से गंभीर विषय की ओर डॉक्टर हर्ष जी और भृगु कुमार जी ने संकेत किया है। और अंत में एक राष्ट्र का निर्माण होता है एक बहुत ही सजग, सचेष्ट, कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों से। तो इस नागरिक चेतना और शिष्टाचार की तरफ भी दो महान विद्वानों ने, डॉक्टर हर्ष जी ने और भृगु कुमार दास जी ने संकेत किया है। सभी विद्वानों का, और आज के कार्यक्रम में जुटे हुए जो पैनल में है, विद्वान डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी जी, प्रोफेसर उदयभान सिंह, हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने ये संकल्प लिया है, और उस संकल्प को हम कार्यकर्ता लोग स्वरूप और आकार देने का जितनी क्षमता होती है वो सामर्थ्य हम लोग करते हैं। तो डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, अपने संयोजक जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, उनका भी बहुत बहुत आत्मीय आभार। आशुतोष सिंह तोमर जी, जो एक ऐसा नाम है जो सदैव जीवंतता के साथ लोक पहल को संचालित करता है। आशुतोष प्रताप सिंह जी, ऐसे आशु गुरु जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हमारी जो दो बहनें हैं, मानसी थपलियाल और कनिष्का वशिष्ठ जी का, यह जो हमारा पूरा कार्यक्रम होता है, यह आप ही के सहयोग और सामंजस्य से होता है। तो आप दोनों के प्रति इस बहुत ही विनम्र व्यवहार के साथ आप दोनों कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को संचालित करती हैं, आपका भी बहुत हृदय से आभार। और आज पुनः बहुत कुशलता पूर्वक, बहुत विद्वत्ता पूर्वक संचालन कर रहे हमारे बहुत ही आत्मीय बंधु डॉक्टर हर्ष जी का बहुत बहुत आभार, और डॉक्टर श्री भृगु कुमार जी का भी बहुत बहुत आभार। क्षमा जी को मैं जब भी कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ, तो मेरा निवेदन स्वीकार होता है। उनके प्रति भी, डॉक्टर साहब के प्रति मेरा बहुत 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 आभार, आत्मीय आभार। और प्रोफेसर उदय भान सिंह, सरल, सहज, इतने सरल, इतने सहज और इतने विद्वान कि वो 2 बार नहीं जुड़े तो खेद प्रकट कर रहे थे। मतलब इतनी सहजता, इतनी आत्मीयता और इतना स्नेह कि मन भर जाता है आपके इस स्नेह से। बिल्कुल बिल्कुल भाव में हम लोग आ जाते हैं, गला रूंधने लगता है। तो आपके प्रति बहुत बहुत सम्मान, और बहुत 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 आपके प्रति हमारा स्नेह, सम्मान, और आपको मेरा विनम्र प्रणाम। और मैं इसी के साथ, जैसा कि हमारे संचालक डॉक्टर हर्ष जी ने कहा है कि अब आप इसका समारोप करिए, तो मैं सभी को, श्रोताओं को, और सभी आज जो जुड़े हुए हैं, कृपा शंकर सिंह जी से लेके माननीय लोक पहल के संयोजक जी तक, सभी के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, डॉक्टर हर्ष जी, श्री भृगु कुमार दास जी, प्रोफेसर उदयभान सिंह जी, श्री कृपा शंकर जी सिंह जी, सभी के प्रति अपना विनम्र समादर व्यक्त करते हुए मैं मानसी जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समारोह करें।
मानसी जी। अखिलेश जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी। मैं उदय भान सिंह जी का विशेष आभार करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं उनका विशेष सोच रही थी, लेकिन वो उस समय मेरे मन से निकल गया, मेरे दिमाग से निकल गया उस समय। तो उदय भान सिंह जी का जब मैंने देखा कि वो अस्पताल से जुड़े हुए हैं, तो मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से झुक गया कि अरे, इतनी इतना मतलब उनका जो है लोक पहल से जुड़ाव, इतना प्रेम, इतना आदर, मैं तो उनके प्रति वाकई में श्रद्धानत हूँ उनके प्रति, कि आप इन विषम परिस्थितियों में भी आप जुड़ जाते हैं, और 2 बार नहीं जुड़े तो उसके लिए आपको खेद था। तो उनका बहुत विशेष आभार मैं करना चाहती हूँ। आप उनको जरूर बताइएगा। उस समय मेरे से रह गया था, इसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ। तो सर, मैं हाँ, उनका विशेष आभार करती हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात को ही मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। वैसा मैंने विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी जी। अपने विचार के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए जो प्रतिबद्धता है, वह निश्चित रूप से प्रणम्य है। सर को एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।